हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस का चल रहा है चैप्टर, इसका पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो सेक्शन में जाके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देख लेंगे पार्ट 1। आज का हमारा ये सेशन पार्ट 2 होगा, जो कि निम्मी असाइनमेंट्स में से लिया गया है सभी क्वेश्चन। तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड कर दीजिएगा। क्वेश्चन 65 है, 64 तक हम अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 65 है, व्हाट इज द सिंबल इंडिकेट्स। यह सिंबल दिखाया गया है, क्या इंडिकेट्स कर रहा है, यह प्रतीक क्या दर्शाता है। टेबल फैन, सीलिंग फैन, ब्रैकेट फैन, एग्जॉस्ट फैन। दोस्तों, यह जो फिगर है वह आपका सीलिंग फैन दर्शाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन किसे बोलते हैं? जो छत वाला पंखा होता है। ठीक है, जो छत में लगा रहता है फैन, उसको हम सीलिंग फैन बोलते हैं। तो ये जो फिगर दिखाया गया है यह सीलिंग फैन का होता है। दोस्तों, जो टेबल फैन होता है उसका कुछ इस प्रकार सिंबल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है टेबल फैन का सिंबल होता है। और बात करें ब्रैकेट फैन, तो जो ब्रैकेट फैन होता है वह इस प्रकार होता है, इस तरह अगर रहेगा तो ब्रैकेट फैन हो जाएगा। यही जो सीलिंग फैन है ये वर्टिकली हो जाएगा और इसमें से एक यहाँ पे निकल जाएगा, तो यह ब्रैकेट फैन हो जाएगा। ठीक है, और बात करें एग्जॉस्ट फैन, तो एग्जॉस्ट फैन जो होता है दोस्तों इस तरह करके एक गोला, इसमें अगर गोला भर देते हैं तो ये एग्जॉस्ट फैन हो जाता है। एग्जॉस्ट फैन क्या होता है? जो हमारा रूम में जितना भी एयर गर्म होता है उसे बाहर फेंकता है। ठीक है, मेनली वह एयर को बाहर फेंकने के लिए, विंडो के थ्रू बाहर फेंकने के लिए यूज किया जाता है। तो ये सब सिंबल, चारों के बारे में सिंबल आप देख दिए हैं। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है, हर एग्जाम में आपके ITI एग्जाम में जरूर छपता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे आप चारों को सिंबल जरूर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न जो एक दर्शा रहा है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 66 है, रिले का नाम क्या है। ये रिले दर्शाया गया है, इसका नाम क्या है? आवेग रिले, दूसरा है ड्राई रीड रिले, तीसरा है विद्युत चुम्बकीय रिले, चौथा है पारा गीला संपर्क रिले। तो दोस्तों, यह जो दिखाया गया है रिले, यह ड्राई रिले रीड रिले दर्शाता है ना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ड्राई रीड रिले दर्शाता है। दोस्तों, रिले क्या होता है? देखिए, रिले एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होती है जो फॉल्ट होने से पहले एनालिसिस करती है और सर्किट को ब्रेक कर देती है। ठीक है, तो यह जो है ड्राई रीड रिले दिखाया गया है फिगर में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 67 है, आरेख का नाम क्या है। यह आरेख दिखाया गया है, इसका नाम क्या है? पहला है लेआउट प्लान, दूसरा वायरिंग डायग्राम, तीसरा इंस्टॉलेशन प्लान, चौथा है सिमेट्रिकल डायग्राम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह इंस्टॉलेशन प्लान है। इस प्रकार जो दिखाया गया दोस्तों, यह क्या है? इंस्टॉलेशन प्लान है, यानी स्थापना योजना है। तो कोई भी प्लान होता है उसको हम पहले डायग्राम एक बनाते हैं, उसके बाद इंस्टॉलेशन मतलब इंस्टॉल करते हैं। तो यह जो दिखाया गया है इंस्टॉलेशन प्लान है, यह स्थापित कर दिया गया है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 68 है, ICDP मुख्य स्विच का उपयोग क्या है। तो ICDP मुख्य स्विच का उपयोग क्या होता है? पहला ऑप्शन है लार्ज इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, यानी बड़े औद्योगिक स्थापना में, दूसरा है मुख्य या शाखा परिपथ का नियंत्रण, तीसरा एकल फेज घरेलू स्थापना, चौथा है 3 फेज शक्ति परिपथ स्थापना। तो दोस्तों, जो ICDP मुख्य स्विच होता है उसका उपयोग होता है मेनली सिंगल फेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में, है ना, एकल फेज घरेलू स्थापना में होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ICDP का जो फुल फॉर्म होता है आयरन
क्लेड डबल पोल, आयरन क्लेड डबल पोल होता है। तो यह एक क्या होता है, डबल पोल का स्विच होता है। इसका प्रयोग जो है सिंगल फेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 69 है, कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है? विच इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज बिलोंग टू जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सेसरीज? तो फ्यूज है, सेलिंग रोजेज है, इंटरमीडिएट स्विच है और पेंटेड लैंप होल्डर है। यानी कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है? ठीक है, तो पहला है फ्यूज है, सेलिंग रोज है, इंटरमीडिएट स्विच है, पेंडेड लैंप होल्डर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सेलिंग रोजेज है वह विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा है, डीसी सीरीज एमसीबी का अनुप्रयोग कौन सा है? यानी विच इज द एप्लीकेशन ऑफ डीसी सीरीज एमसीबी? तो एसी मोटर, डीसी मोटर, लोकोमोटिव्स, एयर कंडीशनर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा लोकोमोटिव्स में। जो दोस्तों जो डीसी सीरीज एमसीबी होती है इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है? लोकोमोटिव में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जानते हैं लोकोमोटिव किसे बोला जाता है? जो ट्रेन का जो होता है इंजन होता है उसको लोकोमोटिव बोलते हैं, जो बेसिकली इलेक्ट्रिक से चलता है। तो इलेक्ट्रिक से चलता है तो उसमें डीसी सीरीज मोटर यूज किया जाता है, इसलिए उसमें डीसी सीरीज एमसीबी का प्रयोग किया जाता है लोकोमोटिव में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या है? टाइम फैक्टर, फ्यूजिंग फैक्टर, कट ऑफ फैक्टर, फ्यूजिंग करंट। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कट ऑफ फैक्टर। कट ऑफ फैक्टर जो फ्यूजिंग बाधित दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए जो फ्यूज द्वारा लिया गया जो समय होता है उसे कट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 72 है, वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त होता है? ट्री यानी जो पेड़ प्रणाली है, ट्री सिस्टम है वायरिंग का, वह सबसे ज़्यादा कहाँ उपयुक्त होता है? गोदाम वायरिंग में, इंडस्ट्रियल वायरिंग में, डोमेस्टिक वायरिंग में, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में। तो दोस्तों मेनली जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होता है, बहुमंजिला इमारत भवन होता है, उसमें ट्री सिस्टम का सबसे उपयुक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो ट्री सिस्टम होता है मेनली मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में, बहुमंजिला भवन में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या होता है? यानी व्हाट इज द मैक्सिमम पीवीसी कंड्यूट साइज टू मेक सेफ कोल्ड बेंडिंग? 12 mm, 19 mm, 25 mm, 50 mm। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 25 mm होता है सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 74 है, होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है? पहला, एवॉइड इलेक्ट्रिक फायर यानी बिजली की आग से बचाव। दूसरा, शक्ति हानि कम करना। तीसरा, बिजली के व्यतिकरण से बचें। चौथा है, वोल्टेज स्तर स्थिर बनाए रखें। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी एवॉइड इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस यानी बिजली के व्यतिकरण से बचें। इसके लिए होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग को
अलग वायरिंग की सिफारिश किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 78 है, ईएलसीबी का उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों ईएलसीबी का जो फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। तो जैसा कि इससे फुल फॉर्म से ही मालूम चलता है कि अर्थ में जो लीकेज होता है उसको प्रोटेक्शन के लिए यह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ईएलसीबी का फुल फॉर्म अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। तो इसका पर्पज यानी उद्देश्य क्या होता है, क्यों लगाया जाता है? पहला, परिपथ में दोष खोजना। दूसरा, अवशेष धारा को देखना यानी मॉनिटरिंग द रेसिडुअल करंट। तीसरा, प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट ऑफ ओवरलोड। चौथा है प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मॉनिटर द रेसिडुअल करंट, जो अवशेष धारा को देखना। ठीक है, जो अवशेष धारा होता है उसी को यह देता है ईएलसीबी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अवशेष धारा को देखना। दोस्तों माफी चाहेंगे, 4 क्वेश्चन आपका स्किप हो गया है। ठीक है, सेट करने में। तो अगला इसका जो पार्ट 3 आएगा उसमें हम चारों क्वेश्चन इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या है? पहला, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अतिभार नहीं है। दूसरा है स्थिर आपूर्ति वोल्टेज बनाए रखने के लिए। तीसरा है सर्किट को लीकेज करंट से बचाने के लिए। चौथा, ताकि इंसान को बिजली के झटके से बचाया जा सके। ठीक है, तो दोस्तों जो फ्यूज होता है मेनली फ्यूज क्या करता है, ओवरलोड या ओवर करंट, जो ओवर करंट होता है मेनली ओवर करंट से हमें बचाता है, हमें नहीं हमारे सर्किट को बचाता है। ठीक है, जब सर्किट ऑन है या ओवर करंट हो जाता है तो सर्किट को ऑफ कर देता है ताकि हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट है वह जलता नहीं है, सेफली बच जाता है। तो इसलिए यह प्रोटेक्शन एक तरह से इलेक्ट्रिक प्रोटेक्शन डिवाइस है। तो पूछा है आगत यानी कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फ्यूज कट आउट प्रोवाइडिंग एट द इनकमिंग पावर सप्लाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, टू इंश्योर द लाइन इज नॉट ओवरलोडेड। ठीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अतिभार नहीं है, इसके लिए प्रोवाइडिंग एट इनकमिंग पावर सप्लाई कट आउट किया जाता है ना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 है, डाई स्टॉक सेट का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द यूज ऑफ डाई स्टॉक सेट? तो दोस्तों जो डाई स्टॉक सेट होता है उसका उपयोग क्या है? पहला है वर्गाकार पाइप में वार थ्रेड करना। दूसरा, बेलनाकार पाइप में आंतरिक थ्रेड करना। तीसरा, बेलनाकार पाइप पर वाह थ्रेड करना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो बेलनाकार पाइप है पर उस पर वाह बाहरी थ्रेड काटना होता है, किसका काम? डाई स्टॉक का काम होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कट एक्सटर्नल थ्रेड्स ऑन सिलेंड्रिकल पाइप। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 81 है, सीलिंग रोज को सामग्री के किस वर्गीकरण में वर्गीकृत किया गया है? आउटलेट एक्सेसरीज, सेफ्टी एक्सेसरीज, होल्डिंग एक्सेसरीज, जनरल एक्सेसरीज। तो दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह आउटलेट सीरीज में यानी निर्गत सामग्री में इसे हम ऐड करते हैं। सीलिंग रोज को सामग्री को किस वर्गीकरण में? तो क्लास आउटलेट एक्सेसरीज क्लास में हम इसको नोट करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 82 है, वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सर्किट डायग्राम इन वायरिंग इंस्टॉलेशन? क्या है? पहला, सामग्री की भौतिक स्थिति दिखाने के लिए। दूसरा,
सर्किट में विभिन्न सामग्री का अनुमान लगाने के लिए। तीसरा क्या है, पाठक को जल्दी से सूचित करने के लिए सर्किट किस लिए डिजाइन किया गया है। चौथा है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए। तो दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, टू शो द सिमेट्रिक कनेक्शन ऑफ द सर्किट फॉर ए स्पेसिफिक टॉक्स, यानी किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 83 है, यल सीरीज एमसीबी के साथ कौन से विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं। यल सीरीज के साथ कौन प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों पार्ट 1 में हम बताए थे एल सीरीज टाइप, जी सीरीज टाइप और सी सीरीज टाइप एमसीबी। ठीक है, एल जी सी तीनों प्रकार के सीरीज के बारे में बताए थे। तो जो एल प्रकार की जो सीरीज एमसीबी होती है, इसका प्रयोग गीजर में या रेजिस्टिव लोड में किया जाता है। जो जी प्रकार की होती है सीरीज एमसीबी, इसका प्रयोग मोटर, एयर कंडीशनर यानी इंडक्टिव लोड में प्रयोग किया जाता है। और जो सी होता है, सी प्रकार का जो सीरीज एमसीबी होता है, वह मोटर, हैवी मोटर या हैवी इंडस्ट्रियल लोड जो होता है इंडस्ट्रियल में, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो मेनली एल सीरीज एमसीबी का जो प्रयोग होता है वह जनरल लाइटनिंग में होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और इसका आता है क्वेश्चन गीजर में किसका प्रयोग होता है, तो एल सीरीज एमसीबी का प्रयोग होता है। इसको भी आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो एल सीरीज एमसीबी होती है वह रेजिस्टिव लोड होता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 84 है, घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैक यानी लूप इन विधि क्यों पसंद की जाती है। पहला, दोषों की पहचान करना आसान होता है। दूसरा, कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जाता है। तीसरा, अधिक संख्या में टाइपिंग की जाती है, टाइपिंग मतलब जोड़। चौथा है, अधिक संख्या में उप सर्किट बनाए जाते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई अलग से जोड़ का उपयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए लूप बैक यानी लूपिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 85 है, प्रदर्शित चिन्ह x क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे जो x है, x क्या दर्शाता है। ठीक है, लिंब पर तारों की संख्या, कनेक्ट होने के लिए स्विच की संख्या, बैटन या पाइप की संख्या तय करना। चौथा है, क्लैंप या क्लिप की संख्या तय करना। तो दोस्तों जो x वाला भाग है वह क्या डिनोट करता है, लिंब पर तारों की संख्या। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो x वाला भाग है वह लिंब पर तारों की संख्या को दर्शाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 86 है, वायरिंग विधि का नाम क्या है। तो वायरिंग विधि यह दिखाया गया है, अब इसका नाम पूछ दिया है कौन सी वायरिंग विधि है। पहला है संयुक्त बॉक्स विधि यानी ज्वाइंट बॉक्स मेथड। दूसरा लूपिंग बैक मेथड यानी लूपिंग बैक विधि। तीसरा प्लेट सीलिंग रोज का उपयोग करके लूपिंग विधि। चौथा है दो प्लेट सीलिंग रोज का उपयोग करके लूप इन विधि। तो दोस्तों यह जो दिखाया गया फिगर, यह विधि पूछा है वायरिंग का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लूपिंग बैक मेथड, लूपिंग बैक विधि दिखाया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 87 है क्वेश्चन, आरेख का नाम क्या है। नीचे आरेख दिखाया गया है, इसका नाम पूछा है। ठीक है, यह आरेख दिखाया गया है, इसका नाम पूछा है। तो
क्या है? पहला सीढ़ी वायरिंग, दूसरा गोदाम वायरिंग, तीसरा हॉस्टल वायरिंग, चौथा है टनल वायरिंग। टनल वायरिंग तो कौन सी वायरिंग है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह सीढ़ी की वायरिंग यानी स्टेयरकेस वायरिंग को दिखाया गया है। सीढ़ी की वायरिंग क्या होती है? तो सीढ़ी की वायरिंग में जैसे हम नीचे से जब सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो बल्ब जो होता है इसको ऑन कर देते हैं, ठीक है, ऑन हो गया। जब हम ऊपर जाते हैं तो बल्ब को ऑफ कर देते हैं, ठीक है, बल्ब को ऑफ कर देते हैं। तो ये हमारा सीढ़ी की वायरिंग हो जाता है, जिससे हमारा एनर्जी बचता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह सीढ़ी की वायरिंग दिखाया गया है। क्वेश्चन 88 है, रिले का नाम क्या है? यह रिले दिखाया गया है, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों ये राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी हो जाएगा, यह विद्युत चुंबकीय रिले है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले दिखाया गया है। यह फिगर इलेक्ट्रिक मैग्नेट रिले दिखाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेट रिले है। क्वेश्चन 89 है, अर्थ दोष लूप प्रतिबाधा की गणना करें यदि ELCB ट्रिपिंग करंट 30 मिली एम्पियर है। तो 30 मिली एम्पियर है ELCB में, तो इम्पीडेंस की प्रतिबाधा की गणना करना है। तो गणना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1666 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, यह वायरिंग का कौन सा प्रकार है? नीचे वायरिंग है, कौन सा प्रकार है? CTS वायरिंग, CTS वायरिंग, क्लिट वायरिंग, PVC कंड्यूट वायरिंग, चौथा है PVC केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यह क्लीट वायरिंग है, ठीक है। यह जो दिखाया गया है यह क्लीट वायरिंग है। दोस्तों क्लीट वायरिंग जो होती है सबसे सस्ती वायरिंग होती है, ठीक है। क्लीट वायरिंग सबसे सस्ती वायरिंग होती है और यह अस्थायी वायरिंग होती है, ठीक है। और जो कंसील्ड होती है, कंड्यूट होती है, यह अस्थायी वायरिंग होती है। अस्थायी मतलब परमानेंटली होती है, अस्थायी मतलब टेम्परेरी होती है। तो टेम्परेरी जो होती है कहीं पे मेला लगता है या फिर सजावट जहाँ होता है वहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह जो वायरिंग दिखाया गया है यह क्लीट वायरिंग को दिखाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे जो भी बेसिक वायरिंग प्रैक्टिस से बचा है क्वेश्चन, उसको हम पार्ट 3 में इंक्लूड करेंगे, लेकर आएंगे। और इस प्रश्न में 4 क्वेश्चन आपका स्किप हो गया है, तो उसको भी पार्ट 3 में हम जरूर कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।